हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट चैनल में। अब फर्स्ट फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया था, सेकंड पार्ट है वे कला के तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एमसीक्यू देखेंगे। 50 एमसीक्यू दिए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। पहला है रेखा। रेखा की परिभाषा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा के प्रकार: सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, वक्र रेखा, तिरछी रेखा, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, लहरदार रेखा, ये होती है रेखाएं। नीचे प्रभाव लिख देंगे, कौन सा प्रभाव किस रेखा में होता है। तो पहला है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा होती है, ऐसी रेखा होती है लंबवत रेखा। इसका प्रभाव है ऊंचाई और स्थिरता। अब है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जो होती है वह ऐसी होती है। क्षैतिज रेखा शांति और आराम। तिरछी रेखा जो होती है ऐसी होती है और इसको कर्वत रेखा भी बोला जाता है। ये गति और तनाव का प्रभाव उत्पन्न करती है चित्र में। चक्राकार रेखा जो होती है वो ऐसे करके होती है। ये चक्राकार रेखा जो सौंदर्य और कोमलता को दर्शाती है। और जो कोणीय रेखा होती है ऐसे करके, ये बेचैनी और तीव्रता को दर्शाती है। और एक पुंजी रेखा जो होती है, एक ही बिंदु से बहुत सारे जब रेखाएं निकलती हैं तो उनको एक पुंजी रेखा बोला जाता है। ये एक पुंजी रेखा होगा, ये दिशा और विकास को दर्शाती है। तो इनमें से रेखा के बारे में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा आप लोगों को। चलते हैं आगे। यही पूरा लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड है रूप। रूप को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। जब रेखाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो रूप या आकार बनते हैं। पहला है ज्यामितिकल स्पेस और दूसरा है ऑर्गेनिक स्पेस। दूसरा है रूप, इसको शेप भी बोला जाता है। और जब रेखाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो एक शेप बनता है। जैसे कोई भी रेखा आपस में जुड़ गई तो क्या है, ये एक रूप बन गया, ये आकृति बन गई। तो पहला है ज्यामितिकल शेप, जो हमको पटरी प्रकार की सहायता से जो हम आकृति बनाते हैं उसको ज्यामितिकल शेप बोला जाता है, जिसको ज्यामितीय रूप कहा जाता है। और दूसरा है ऑर्गेनिक स्पेस, जिसको प्राकृतिक आकृति भी बोला जाता है। जैसे कि पत्ती का है ये सब जो है वो ऑर्गेनिक स्पेस कहलाते हैं। पत्ता है, बादल है, फूल है, ये सब ऑर्गेनिक स्पेस। और वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज ये ज्यामितिकल स्पेस होते हैं। तीसरा है कलर। रंग हमारे जीवन में सुंदरता और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। रंगों के बिना दुनिया हमारी फीकी रहती है। ब्लैक एंड वाइट फोटो कहाँ अच्छा लगता है, वही अब रंग बिरंगा चित्र होता है, हमको देखने में अच्छा लगता है। प्राथमिक रंग के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक रंग ये रंग होते हैं जो अन्य सभी रंगों को बनाते हैं। प्राथमिक कलर ये है लाल, नीला और पीला। इन्हीं सब रंगों के मेल से हम बहुत सारे रंग बनाते हैं। और जो सफ़ेद और काला होता है ये तटस्थ रंग होता है। अब इन सब के मेल से हमको क्या प्राप्त होता है, सेकेंडरी रंग प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे कि नारंगी, बैंगनी और हरा, ये रंग हमको मिलता है प्राथमिक कलर के मिलाने से। जैसे कि नारंगी रंग बनता है लाल और पीला मिलाने से, बैंगनी है लाल और नीला मिलाने से, और हरा रंग पीला और नीला मिलाने से बनता है। रंग हमारी भावना विचारों को दर्शाते हैं। रंगों का सही प्रयोग करके हमारी जो कला होती है वो यथार्थवादी लगने लगती है, नेचुरल लगने लगती है। चौथा नंबर है तान। इसको टोन भी बोला जाता है और वैल्यू भी बोला जाता है। किसी रंग या वस्तु का हल्कापन और गहरेपन को तान बोला जाता है। और यह चित्र में प्रकाश और छाया द्वारा गहराई और आयतन दिखाया जाता है। जैसे ये 3D वॉल बनाई गई है। ये 3D वॉल जो है ये पूरा दिखाता है कि कहाँ प्रकाश हमको दिखाना है, कहाँ पे मध्य तान और कहाँ पे हमको गहराई दिखानी, कहाँ पे छाया डालना है। तो किसी वस्तु में जब हमको त्रिआयामी फोटो चित्र बनाना होता है तो वहाँ पे छाया प्रकाश का उपयोग किया जाता है। पहला है सबसे हल्का, फिर ये मध्य तान, उसके बाद फिर सबसे गहरी टोन होती है।
यही सही क्रम होता है और इसका उपयोग करके हम किसी भी चित्र को सजीव दिखा सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे हम चित्र देखते हैं, लैंडस्केप है, यहाँ पे तीनों स्थानों का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही कलर भी होता है, यहाँ पे अगर वाइट, यहाँ ये चित्र एक कलर हो गया, यहाँ पे हम वाइट मिलाते जाएंगे तो इसका जो तान होती है वो हल्की तान होती जाएगी, और यहाँ पे हम इसमें ब्लैक मिलाते जाएंगे तो वो गहरी टोन होती जाएगी। इसका तान का उपयोग कहाँ होता है? टोन का उपयोग वस्तु में गहराई लाना, आयतन दिखाना, यथार्थ मतलब कि जैसे वास्तविक चित्र बिल्कुल लगेगा कि रियल पेंटिंग बनी, ऐसे बनाने के लिए हमको इसका उपयोग किया जाता है, और प्रकाश और छाया को दिखाने के लिए। सही तान को बिना चित्र फीका और सपाट लगता है, जबकि तान से चित्र जीवंत लगने लगता है। पांचवा है पोत, जिसको टेक्सचर भी वाला बोला जाता है। किसी सतह का एहसास जो होता है वह किसी वस्तु को छूने पर वो कैसी लगती, खुरदरी, मुलायम और चिकनी, ये सब कैसे हमको प्राप्त होगी, उसको छूने से हमको पता चलता है, और इसी को बोला जाता है टेक्सचर। पोत के जो प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पोत तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम पोत के 4 प्रकार पढ़ रहे हैं। खुरदरी पोत, जो पत्थर, रेत, ईंट को छूने से जो महसूस होता है वो खुरदरी पोत होती है। चिकनी, जैसे कि संगमरमर, कागज और कांच, इसको छूने से चिकना महसूस होता है। और रेखीय पोत, जैसे कि लकड़ी की सतह, जो लकड़ी को छूते हैं, छाल छुओगे, पेड़ पौधे को छुओगे तो वो एक रेखीय पोत हमको हाथ में लगेगा। वो बिंदु वाली पोत जो होती है वो डॉट द्वारा दिखाया जाता है, और इसको दानेदार सतह को जब हम छुएंगे तो बिंदु वाली पोत नजर आएगी। और ब्रश की सहायता से भी हम स्ट्रोक बना सकते हैं, जैसे कि तिरछे, सीधे, तिरछे, घुमावदार, ड्राई ब्रश को फिर और टैप टैप करके स्ट्रोक का उपयोग करके हम टेक्सचर को बना सकते हैं अपनी पेंटिंग में, जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग पोत का उपयोग करके बनाया गया है। यह सफल कलाकार अलग अलग टेक्सचर का प्रयोग करके एक चित्र को जीवंत बनाता है। लास्ट है अंतराल, इसको स्पेस बोला जाता है। अंतराल का अर्थ है खाली स्थान। किसी भी जो पेंटिंग में खाली स्थान होता है उसको बोला जाता है अंतराल। चित्र में खाली स्थान की भी उतनी ही भूमिका होती है जितने की भरी हुई जगह पर। दोनों को भाग को समझा जा सकता है, जैसे कि दोनों के भाग को समझा जा सकता है। सकारात्मक अंतराल एक होता है जिसको पॉजिटिव स्पेस कहते हैं, और दूसरा है नकारात्मक, जिसको नेगेटिव स्पेस कहा जाता है। जिस स्थान पर मुख्य आकृति वस्तु चित्र बनाए जाते हैं वो सकारात्मक अंतराल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमको मुख्य वस्तु दिखानी होती वो वहाँ पे बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्पेस कहते हैं, सकारात्मक अंतराल बोला जाता है इसको। इधर दूसरी ओर जिस स्थान की आसपास मुख्य आकृति बनी होती है उसे नकारात्मक, जैसे कि जिस स्थान के बाद हमको क्या क्या दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? नकारात्मक। यहाँ पे इतना ध्यान कम जा रहा है, ये मुख्य स्थान के पास जितने भी ये स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे नकारात्मक अंतराल। मुख्य स्थान के पास जो है दूर है उसको बोला जाएगा नकारात्मक, और जो मुख्य है वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है। ओके, ये मान लीजिए जो सामने है सकारात्मक है, और जो पीछे की ओर बना हुआ है, दूर बना हुआ है, मुख्य आकृति से दूर है, वो हो गया नकारात्मक। जैसे कि ऊपर दिया है घर, पेड़, रास्ता, ये सब क्या है? ये सब भरी हुई जगह और ये सब सकारात्मक है। और जहाँ पेड़ और रास्ता बना है वो सकारात्मक हो गया, आसपास के जो खाली स्थान है वो नकारात्मक अंतराल हो गए। सकारात्मक और नकारात्मक अंतराल का सही उपयोग करके चित्र संतुलन, सुंदर और प्रभावशाली बनता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब पेपर के पहले एक दिन रिवीजन करना होगा तो इस फोटो को देख लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। पूरा एक साथ ही कला के तत्व 6 तत्व एक साथ देख लोगे आप लोग, और पेपर में जाके अच्छा नंबर स्कोर करोगे। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, अब इसमें मैंने 50 क्वेश्चन दे रखे, 50 क्वेश्चन, और इसमें देखिए कितने आप सही कर लेते हैं। और फिर अगर जो नहीं सही हो रहे वो 1-2 बार पढ़िए फिर से वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही आप याद कर लीजिए, और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कला के तत्वों से, और अच्छे से पढ़ाई करिए। पहला है चित्र, इसमें ज़्यादा मैं बता नहीं रही क्योंकि हमें यहाँ पे हम एक टेस्ट ले रहे हैं पूरा, क्योंकि मैंने अभी क्लास पूरी ये पढ़ा ही दिया है। इसके बारे में आप देखते हैं आपको कितना नॉलेज हुआ है।
स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चित्र में रेखा का कार्य है प्रभाव उत्पन्न करना, आकृति को रूप देती है, चित्र को उभारती, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर हो गया उपयुक्त सभी। आगे क्यों, रेखा के द्वारा क्या बनता है? रंग, आकृति, प्रकाश, ध्वनि। रेखा के द्वारा जो है वो क्या बनता है, हमने भी पढ़ा है ना, रेखाओं के मिलने से क्या बनता है? रूप, आकृति बनती है। तीसरा है रेखा का उपयोग किसमें होता है? केवल चित्र बनाने में, केवल लेखन में, चित्र, डिजाइन और लेखन सभी में, केवल सजावट में। तो रेखा का उपयोग होता है चित्र, डिजाइन और लेखन सभी में। तिरछी रेखा क्या दिखाती है? तिरछी रेखा, ये रेखाएं क्या दिखाती हैं? ये शांति, स्थिरता, गति, संतुलन। तो ये जो है ये आगे की ओर बढ़ रही है, तो क्या हो गया, इसमें गति दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 5, ऊर्ध्व रेखा क्या दर्शाती है? स्थिरता और शक्ति, दुख, डर, भ्रम। तो इसमें है स्थिरता और शक्ति दिखाती है। ऊर्ध्व रेखा को दिखाते कैसे हैं? इसको सीधी रेखा बोला जाता है, ये है ऊर्ध्व रेखा। सीधी रेखा को ऊर्ध्व रेखा बोला जाता है। इसको लंबवत रेखा भी बोलते हैं। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जो होती है वो ऐसे रेखा होती है। अब ये हमको क्या दर्शा रही? गति, शक्ति, क्रोध या भय। तो ये है शांति दिखा रही है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, रेखा का सबसे सरल रूप क्या है? वक्र रेखा, तिरछी रेखा, सीधी रेखा, टूटी रेखा। सबसे सरल रूप क्या हो गया? सीधी रेखा। वक्र रेखा तो हमको गोल बनानी पड़ेगी, तिरछी रेखा ऐसी, टूटी फूटी ऐसी। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, घनाकार या 3D रूप में मुख्य रूप से कितनी विमाएं दिखाई देती हैं या उनका आभास होता है? ये हम घन बना रहे हैं, ये देखो। ये घन बनकर तैयार है। अब इसमें हम 3D दिखाना है, तो इसमें क्या हमको दिख रहा है? लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों हमको दिख रहा है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 9, चित्र संयोजन में सक्रिय रूप किसे कहते हैं? जो ऑप्शन नंबर 1, जो चित्र में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, जो पृष्ठभूमि में होता है, जिसे धुंधला बनाया जाता है, जिसका कोई रंग नहीं होता। चित्र संयोजन में जो जो चित्र में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वही सक्रिय रूप होता है। किस रूप का कोई निश्चित या नियमित आकार नहीं होता, जैसे बादल का आकार, उसे कला में क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है मुक्त या जैविक रूप बोला जाता है। ये होता है जैसे कि बादलों का कोई आकार नहीं होता है। और ज्यामितीय, तो आप ये राइट आंसर है। और ज्यामितीय रूप जानते हैं ना कि ये सब प्रकार पटरी की सहायता से जो बनेगा वो ज्यामितीय रूप कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आयताकार रूप से दर्शक को कैसा आभास होता है? रेक्टेंगल हमको दिखता है तो कैसा लगता है भाई? रेक्टेंगल हमको क्या दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए, कोमलता का, बी, शक्ति और स्थायित्व का, सी, गतिशीलता का, डी, निरस्ता का। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शक्ति और स्थायित्व का। 12वां, भारतीय चित्रकला में षडांग में रूपों की विविधता और उनकी अलग अलग पहचान को क्या कहा जाता है? अब रूपों की विविधता, रूप की विविधता से हमको क्या मिल गया? रूप जब अलग अलग होंगे तो रूप भेद, यही हो गया मेरा राइट आंसर। वृत्त का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या माना जाता है? वृत्त का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो है सृजन, लावण्य और सौंदर्य। चौथा, कला में त्रिभुजाकार रूप किस मनोवैज्ञानिक भाव को दर्शाता है? तो त्रिभुजाकार, एक, शांति और विश्राम, बी, स्थिरता और विकास, सी, चंचलता और गति, डी, उलझन और अवसाद। तो ये हमको स्थिरता, विकास और सुरक्षा दिखाता है त्रिभुजाकार। 5वां,
बनावट के आधार के रूप को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा जाता है? बनावट के आधार पे हमको क्या क्या बांटते हैं? सममिति और असममिति, दो भागों में बांटते हैं इसको। 16 चित्रकला में रूप का मुख्य निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो चित्रकला का मुख्य रूप से रूप का निर्माण कैसे होता है? रंगों से, रेखाओं द्वारा घिरे हुए स्थान से, प्रकाश और छाया से, और तुलिका ब्रश से। यहाँ होगा प्रकाश और छाया से। 17 नंबर, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? ये कला तत्व से आने लगा। कला तत्व के रंग से क्वेश्चन है। मुख्य रूप अभी मैंने पढ़ाए हैं, तो कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए हरा, लाल, पीला। ऑप्शन नंबर बी नीला, पीला, लाल। ऑप्शन नंबर सी नारंगी, बैंगनी, हरा, काला, सफ़ेद, भूरा। ये काला, सफ़ेद, भूरा होगा नहीं। नारंगी, बैंगनी ये सब द्वितीयक रंग हैं। और यहाँ हरा आ गया, हरा से द्वितीयक रंग है और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नीला, पीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 18, ओस्टवाल्ड चक्र वर्ण चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 12। इसमें होगा सी राइट आंसर। ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में 8 कलर होते हैं। 19 किन दो रंगों से मिश्रण से हरा रंग बनता है? ये हरा रंग आप लोग बना के घर पे देखिएगा। लाल और नीला से क्या बनता है? बैंगनी कलर बनता है। नीला और पीला मिलाने से क्या बनता है? बन जाएगा हरा रंग। और पीला और लाल मिलाने से क्या बनेगा? ऑरेंज कलर। और सफ़ेद और नीला मिलाने से क्या बनेगा? आसमानी कलर बनेगा। आप घर पे ट्राई करिएगा, नीला और पीला मिला के देखिएगा, हरा रंग आपको प्राप्त हो जाएगा। 20 इनमें से कौन सा ठंडा रंग है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी नारंगी। ठंडा रंग वो होता है जो नीले कलर से मिलता जुलता होता है। तो लाल है, ये सूरज वाला कलर हो गया, और ये क्या है? ये गर्म रंग हो गया। पीला ये भी, नारंगी ये भी, कौन बच गया? नीला, और ये हो गया हमारा ठंडा रंग। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? तटस्थ रंग में ये तो सब हमारे मुख्य कलर में आ जाएंगे, और ये हमारे सेकेंडरी कलर में, और सुनहरा चांदी ये होगा नहीं। राइट आंसर बी काला और सफ़ेद ये होते हैं तटस्थ रंग। 22 वर्ण के मुख्य गुण क्या हैं? वर्ण के मुख्य गुण क्या हैं? रंगत, मान, सघनता, उपयुक्त सभी। वर्ण के जो सघनता भी है, मान भी है, और रंगत भी है, उपयुक्त सभी हो गया। 23 नंबर पे बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीला, नीला, हरा, लाल। तो बैंगनी रंग का जो विरोधी रंग होता है वो है पीला। किस रंग को उत्तेजना और प्रेम का प्रतीक माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा लाल। लाल कलर को उत्तेजना और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रकाश की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? प्रकाश की किरणें से क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। उसमें कितने रंग होते हैं? 7 कलर होते हैं। हाँ, ये नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे कि पेपर के टाइम रिवीजन कर सको आप लोग। इंद्रधनुष के रंग को विबग्योर बोला जाता है, 7 कलर होते हैं इसमें। और रंगत को रंग का नाम होता है, जैसे कि लाल, नीला, इसको रंगत बोला जाता है। और मान इसको वैल्यू बोला जाता है, जैसे रंग का हल्कापन या गहरापन सफ़ेद मिलाने पर टिंट हो जाता है, और काला मिलाने पर शेड हो जाता है। ये याद कर लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सफ़ेद मिलाने पर क्या होगा? टिंट हो जाएगा, और काला मिलाने पर शेड हो जाएगा। और सघनता रंग की शुद्धता और चमक होती है। जो रंग हमको चमकीला सा दिखाई देता है, ये कलर का एक गुण होता है, इसको सघनता बोला जाता है। आगे का क्वेश्चन 27, पोत का कला में क्या अर्थ है? रंगों का मिश्रण, धरातल का गुण, रेखाओं का प्रकार,
चित्र की पृष्ठभूमि। पोत का कला में क्या काम है, तो ये होता है धरातल का गुण होता है ये। 28 कला में पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने गए हैं। जो पोत है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। एक हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और दूसरा है हम पेड़ पौधों का कॉपी करते हैं, और तीसरा है हम अपने आप ही बना लेते हैं। 3 प्रकार का होता है। पेड़ की छाल, पत्ते या पत्थरों में जो पोत स्वाभाविक रूप से पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसको प्राप्त पोत बोला जाता है। अनुकृत पोत होता है जो हम प्राप्त पोत को जो देख करके हम पोत बनाते हैं उसको बोला जाता है अनुकृत पोत। और सजीव पोत वो होता है जो हम चाकू छुरी में रंग लगा करके कैनवास पे बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सजीव पोत। 30 किसी असली वस्तु जैसे लकड़ी, कपड़े के धरातल की हूबहू नकल करके चित्र में उसे दर्शाने को क्या बोला जाता है। पोत तो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, अनुकृत पोत। उसको कॉपी करते हैं ना, इस वजह से इसको अनुकृत पोत बोला जाता है। 31 तूलिका, चाकू या अन्य यंत्रों की सहायता से कैनवास पर रंगों को मोटा लगाकर जो खुरदरापन उत्पन्न किया जाता है उस किस पोत के अंतर्गत आता है। प्राप्त पोत, सजीव पोत, अनुकृत प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत, ये हो गया सजीव पोत। 32 कांच, संगमरमर और पालिश की हुई वस्तु का धातु पर कौन सा पोत होता है। खुरदरा, चिकना, दानेदार, लहरदार। तो यहाँ पे कांच, संगमरमर, पालिश की हुई वस्तु जो होती है वो चिकनी होती है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा पोत होगा, चिकना पोत। पोत को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। यहाँ 3 भागों में विभाजित किया गया है। जब कोई चित्रकार कैनवास सपाट तरल पर रंगों के माध्यम से लकड़ी के रंगों या रेशमी कपड़ों जैसे प्रभाव बिल्कुल असली जैसा बनाता है तो उसे क्या कहते हैं। बनाता है मतलब कि कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया अनुकृत पोत। चित्रकला में तान का मुख्य अर्थ क्या है। रंगों की चमक, रंगत, रंग का हल्कापन और गहरापन, धरातल की बुनावट और रेखाओं की बनावट। रेखा की बनावट तो होगी नहीं, मोटाई होगी नहीं तान, और धरातल की बनावट को तो पोत बोला जाता है, और रंगों की चमक भी नहीं होगी। यहाँ होगा राइट आंसर बी। रंगों का हल्कापन, गहरापन क्या होता है, तान कहलाता है। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से उसकी तान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो वो हल्का रंग हो जाएगा, तो तान हल्की हो जाती है, इसको टिंट भी बोला जाता है। 37 रंग में काला रंग मिलाने से जो गहरी तान बनती है उस कला की तकनीकी भाषा में क्या बोला जाता है। उसको बोला जाता है शेड। टिंट बनता है सफ़ेद रंग मिलाने से, और शेड बनता है काला रंग मिलाने से। चित्र में गहरी तानों का अधिक प्रयोग मुख्य रूप से किन वैज्ञानिक मनोभाव को दर्शाता है। तो ये गहरा जोपन होता है वो उदासी, ये इन सबको दिखाता है। और यहाँ पे उदासी कहाँ है, लिखा है बी में लिखा है, दुख, राहत से भय और अवसाद में। चित्र में प्रकाश, मध्य प्रकाश और छाया ये किसके मुख्य भाग हैं। ये सब भाग है हमारे तान के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द्वितीय आयामी 2D धरातल जैसे कैनवास या कागज पर त्रिआयामी 3D प्रभाव का गोलाई या गहराई दर्शाने के लिए सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है। पोत, तान, केवल रूपरेखा, कोलाज। तो यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं पोत का, कि तान का, कि केवल रूपरेखा और कोलाज का। आप बताइए हमको क्या दिखाना है। यहाँ पे गोलाई और गहराई दिखाना है। तो गोलाई और गहराई हम कैसे दिखाएंगे, छाया प्रकाश का प्रयोग करके। यहाँ राइट आंसर होगा तान। भारतीय ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में चित्रभूमि या अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए भूमिबंध, ऑप्शन बी शून्य, सी स्थान, डी रिक्त। यहाँ पे स्थान दिया है। चित्रसूत्र में
अंतराल को बोला गया है स्थान। ये टिक कर दिया है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है। आगे चलते हैं। चित्रकला में अंतराल से क्या तात्पर्य है? रंगों का खाली स्थान, चित्रकला का कार्यक्षेत्र, दो बिंदुओं की दूरी और चित्रकला का विषय या कहानी। तो अंतराल से क्या तात्पर्य है? चित्रकला का कार्यक्षेत्र का कैनवास पे जो होता है वो कार्यक्षेत्र जो यहाँ पे होगा वो क्या कहलाएगा? अंतराल कहलाता है। दो बिंदु रेखाओं से, ये तो रेखा हो गई, रंगों का खाली टेबल से कोई मतलब ही नहीं, और चित्र का विषय वस्तु कहानी ये तो अलग ही टॉपिक आ गया। समरंगर सूत्रधार नामक चित्रग्रंथ में अंतराल को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए रूपभेद, बी भूमि बंधन, सी स्थान निरूपण, डी प्रमाण। तो यहाँ पे समरंगर सूत्रधार में जो ये बुक है इसमें कौन सा नाम दिया गया है? तो भूमि बंधन अंतराल को बोला गया है, ये याद कर लीजिएगा ये भी। चित्र के अंतराल में मुख्य रूप या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहा जाता है? अब जो मुख्य रूप आ गया यहाँ पे, मुख्य रूप या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय। जो है बीच का जो होता है उसको सक्रिय बोला जाता है, जो मुख्य स्थान जो हमको सबसे पहले दिखता है। सक्रिय अंतराल या धनात्मक अंतराल उसको बोला जाता है। मुख्य आकृति के पीछे छूटने वाली खाली स्थान को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऋणात्मक अंतराल या सहायक अंतराल। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो अंतराल के सबसे सुंदर और अनुपातिक विभाजन से जुड़ा है किस देश में ने विकसित किया था? तो यहाँ पे यूनान और ग्रीस होगा, ये भी टिक कर लीजिए, ये भी आने वाला क्वेश्चन है। ये ऐसे मैं टिक करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा संभावना है आने वाले की, और रिवीजन तो आपको सब करना है क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर रंग के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे से रंग के बारे में पढ़िए। चित्रकला का धरातल या अंतराल जैसे कैनवास या कागज मूल रूप से कितने आयाम का होता है? तो कागज और कैनवास का क्या होता है? ये 2D होता है। लंबाई और चौड़ाई, हमको ये लंबाई और चौड़ाई दिखती है। पीला रंग कौन सा प्रभाव देता है? पीले में कौन सा प्रभाव होता है, ये क्वेश्चन है। और ए प्रसन्नता गर्व, बी राजस्व, सी भय चिंता, डी वीरता प्रेरणा। तो यहाँ पे होगा प्रसन्नता और गर्व। जो इमोजी भी बनती है, इमोजी तो आप ये लोग यूज करते होंगे ना, इमोजी भी पीली होती है ना, प्रसन्नता को दिखाती है, गर्व को दिखाता है पीला रंग। इमोजी से आप पीला रंग याद कर सकते हैं और प्रसन्नता को भी याद कर सकते हैं। आगे राजसी गुण कौन से रंग में होता है? ए लाल, बी काला, सी सफ़ेद, डी बैंगनी। तो राजसी जो गुण होता है वो होता है बैंगनी कलर में। लाल रंग में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ये तो बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन ये आ जाता है जल्दबाजी में, आप लोग गलत कर सकते हैं। इस वजह से अच्छे से जब पेपर दिखे तो सामने से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ नहीं, नहीं का भी होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है, लिखा होता है कथन में ये नहीं है, आप लोग नहीं देखते हो, राइट आंसर लगा देते हो। इस वजह से ध्यान देना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक बार अच्छे से आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिए और टिक लगाइए और यमान भरिए। तो लाल रंग में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यहाँ है नारंगी रंग बनेगा लाल और पीला मिलाने से। कौन सा रंग गर्म रंग है? हरा, पीला, नीला, आसमानी। तो यहाँ पे गर्म रंग होता है जो सूरज, मैंने इससे पहले बताया है ना, सूरज से याद कर लीजिए कि जो सूरज होता है वो गर्म होता है और जितने भी रंग है वो इससे रिलेटेड है। तो पीला हो गया गर्म रंग, यही हो गया पीला रंग। और ये हरा, नीला, आसमानी ये सब ठंडे रंग होते हैं। तो गर्म रंग कौन सा है? पीला रंग। पीला, नारंगी, लाल ये होता है गर्म रंग। तो इसमें से आपने कितने राइट आंसर किया है कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगले सेमेस्टर में ही पढ़ाने वाले हैं अच्छे से फुल रिवीजन के साथ, और पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो जाएगी पेपर होने के बाद।
से मैं क्लासें डालती रहूँगी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी सूचना आती है तो मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे देती रहूँगी। इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन टैप कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग रिवीजन करिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।